गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको गांधार मूर्तिकला पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको सांची और भरुच मूर्तिकला के बारे में बताया था। मौर्य वंश से जो कला परंपरा विकसित हुई उसके उदाहरण हमें विशेषकर सांची, भरुच, बोध गया के स्तूप व अशोककालीन स्तंभों में देखने को मिलते हैं। उसके बाद उसका एक दूसरा स्वरूप विकसित होता गया। आंध्र व सातवाहन राजाओं के समय जो दक्षिण भारत में विकसित हुआ उनमें अमरावती व नागार्जुन कांडा के विशाल स्तूप मुख्य थे। इनमें से इस समय मध्य एशिया में बहुत उथल पुथल हो रही थी। शुंग साम्राज्य समाप्त हो रहा था और शक साम्राज्य भी भारत में टिक नहीं पा रहा था। शक में से ही एक सरदार कुषाण आगे चलकर आए और वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए और उन्होंने कुषाण साम्राज्य की स्थापना की। कुषाण के काल में ही मूर्तिकला, कुषाण काल भी मूर्तिकला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना गया है। इस समय बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण प्रारंभ हो गया था। इससे पहले सांची तथा भरुच की कला में हमें बुद्ध की प्रतिमा कहीं दिखाई नहीं देती। इस दृष्टि से कुषाण काल बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय गांधार तथा मथुरा दो महत्वपूर्ण मूर्तिकला के केंद्र हुए, परंतु उनकी दोनों की मूर्तिकला शैली में बहुत अंतर है। यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि दो शैलियाँ एक साथ पली पनपी, लेकिन फिर भी उनमें पर्याप्त भिन्नता है। आज हम गांधार मूर्तिकला के बारे में पढ़ेंगे। गांधार कला एक प्रसिद्ध भारतीय कला है, प्राचीन भारतीय कला है। इस कला का उल्लेख वैदिक तथा बाद के संस्कृत साहित्य में भी मिलता है। सामान्यतः गांधार शैली की मूर्तियों का समय पहली शताब्दी ईस्वी से चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य का माना जाता है तथा इस शैली की श्रेष्ठतम रचनाएं 50 ईस्वी से 150 ईस्वी के मध्य की मानी गई हैं। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी तथा रोमन थी। इसीलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। इसके प्रमुख केंद्र थे जलालाबाद, हड्डा, बामियान, स्वात घाटी और पेशावर। इस शैली का क्षेत्र पेशावर, सिंध, काबुल घाटी व पंजाब आदि माना गया है। इसे इंडो हेलेनिस्टिक के नाम से भी पुकारा गया। गांधार शिल्प की खोज का सर्वप्रथम श्रेय डॉक्टर लीथर को जाता है। इन्होंने इसका स्पष्ट व बृहद रूप कर्टन्स ने प्रस्तुत किया। इसके बाद मतलब डॉक्टर लीथर के पश्चात कर्टन्स ने गांधार शैली को बृहद रूप में प्रस्तुत किया। इस शैली की अब तक लगभग 50,000 मूर्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं, जो कि काले स्लेटी पत्थर की बनी हुई है। इन मूर्तियों के निर्माण में सफ़ेद और काले रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया है। गांधार कला में महायान धर्म के विकास को प्रोत्साहन मिलता है, ऐसा हमें महसूस होता है, ऐसा दिख पड़ता है। इन मूर्तियों में कोई लेख खुदा हुआ नहीं है, लेकिन इनकी कलात्मक दृष्टि के हिसाब से इन्हें गांधार शैली का ही माना है। इस काल की सबसे आश्चर्यजनक बात है कि इस समय मूर्तिकला में बुद्ध की मूर्ति का जो अभाव था वो इस समय बहुतायत रूप में देखने को मिलती है। इस शैली के शिल्पियों द्वारा वास्तविकता पर कम ध्यान देते हुए
बाहरी सौंदर्य को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। इस शैली में उच्च कोटि की नक्काशी का प्रयोग करते हुए प्रेम, करुणा, वात्सल्य आदि विभिन्न भावनाओं एवं अलंकारिकता का सुंदर सम्मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। इस शैली में आभूषणों का प्रदर्शन भी हमें देखने को मिलता है एवं सिर के बाल के पीछे मोड़ कर बनाया हुआ जूड़ा गांधार कालीन मूर्तियों की विशेषता मान सकते हैं। इससे मूर्तियां भव्य एवं सजीव लगती है। इस मूर्ति कला की उत्पत्ति, इस शैली में बुद्ध मूर्ति की कल्पना आदि को लेकर विद्वानों में दो मत हैं। एक मत के अनुसार इस शैली ने सर्वप्रथम बुद्ध की कल्पना की और भारतीय मूर्ति कला का इस शैली पर कोई प्रभाव नहीं है। इस मत को मानने वाले विद्वानों में सर जॉन मार्शल, विंसेंट स्मिथ आदि हैं। दूसरे मत के अनुसार, जिनमें हम राय कृष्णदास, डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी, ईवी हेवेल आदि विद्वान शामिल है, ने अपनी विपरीत राय प्रस्तुत करी है। ये वो विद्वान हैं जो भारतीय कला के सच्चे अनुयायी थे। उनके अनुसार गांधार शैली आरंभ से अंत तक आराम से लेकर अंत तक परिपक्व ही मिलती है। इसका कोई क्रमिक विकास हुआ हो ऐसा नहीं नज़र आता है। ऐसे ही यह समाप्त भी हो जाती है। कुषाणों ने जब गांधार क्षेत्र को अधिकार में ले लिया तो वहाँ के मूर्तिकारों को बौद्ध मूर्तियाँ बनाने का आदेश दे दिया गया ऐसा लगता है। श्री राय कृष्णदास जी के अनुसार बौद्ध विषयों की अभिव्यक्ति के लिए इन शिल्पियों को अपनी कल्पना से काम नहीं लेना पड़ा। उन्हें इसके लिए नमूने दे दिए गए और वहाँ के कारीगरों को तो धान की मूर्तियाँ तैयार करनी थी, अतः उन्हें इतना अवकाश ही न था कि वे इन नमूनों को भली भांति आत्मसात करते या भारतीय अभिप्राय को समझने बैठते। कुछ खास बात लेकर अपनी पारंपरिक शैली के अनुसार उन्हें ये बनानी थी। अपनी इस मत की पुष्टि के लिए यह कला भारतीय आधार पर ही आधारित है। राय कृष्णदास जी निम्न तर्क देते हैं। पहला तर्क उनका ये है कि गांधार मूर्ति शिल्पों के हाथ पैरों की बनावट में भारतीय भावपूर्ण लोच व कलात्मकता है। ग्रीक कला के समान वास्तविकता नहीं है। दूसरा तर्क उनका ये है कि इन मूर्तियों की आंखों में कटाक्ष है तथा नेत्र अर्ध खुले रहते हैं। यह विशेषता पूर्णतः भारतीय ही है। तीसरा, इसमें भारतीय विषयों का अंकन किया गया है। बुद्ध के जन्मों की जातक कथाओं का अंकन ही इनमें मिलता है। राय कृष्णदास जी के अनुसार चौथा तर्क ये है कि अलंकरणों में स्थान स्थान पर कमल तथा गोमूत्रिका बेलें बनाई गई हैं। बुद्ध की प्रतिमा की कल्पना भी सर्वथा भारतीय है, जो बौद्ध धर्म ने जैन तथा ब्राह्मण धर्म से प्राप्त की है। इसी पद्मासन की मुद्रा, वस्त्रों की सलवटें, हाथों की विभिन्न मुद्राओं व घुंघराले व लहरदार केशों की कल्पना भी भारतीय है। ग्रीक कला की सी वास्तविकता इनमें नहीं है। इसके विपरीत इस विचारधारा का विरोधी पक्ष यह मानता है कि भारत में जो गांधार शैली विकसित हुई और लोप हो गई वे ग्रीको हेलेनिस्टिक काल का ही रूप है, न कि भारतीय हड़प्पा, सांची व भरुच की कला का विकसित रूप है। गांधार शिल्पाकृतियों को देखने से ग्रीकी शिल्प की याद आती है। इस प्रकार मार्शल तथा स्मिथ आदि लेखक गांधार को विदेशी कला से प्रभावित मानते हैं। यह भी स्पष्ट है कि भारत का प्राचीन काल से विदेशों से संपर्क रहा है और उस पर विदेशी प्रभाव भी रहा है, परंतु गांधार शिल्प पर जितना अधिक विदेशी प्रभाव है उतना अन्य मूर्तिकला पर नहीं।
अतः यह कहना कि ये पूर्ण भारतीय कला है और विदेशी प्रभाव इस पर बिल्कुल भी नहीं है, यह सही नहीं होगा। श्री रायकृष्ण दास जी स्वयं यह भी मानते हैं कि गांधार शैली को भारतीय मूर्तिकला की परंपरा में नहीं गिनना चाहिए, यह केवल एक संयोग मात्र है। वस्तुतः गांधार शिल्प में न पूर्ण रूप से ग्रीक कला की वास्तविकता है, न ही भारतीय कला की आदर्श महत्ता और भावमयता। अतः यह कला दोनों ही दृष्टिकोणों से एक अलग प्रकार की कला है। मैं अपने अगले वीडियो में आपको गांधार शिल्प के विषयों के बारे में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।